हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापस चैटर्जी और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स दा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में और जानेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट ओम्स लॉ और वहाँ मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करता है। तो उसका जवाब भी आज जानेंगे और हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है यानी कि अफेक्ट करता है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हमें जानना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोग एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है, मान लीजिए उस कंडक्टर को मैग्नीफाई करके हम लोग देखते हैं, एक वायर को मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो एक वायर जो होगा वो कैसा दिखेगा। ऑब्वियसली वो वायर का जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो एक सिलिंड्रिकल होगा, है ना। एक तार जो आप देखते हैं वो कैसा शेप का होगा, एक सिलिंड्रिकल शेप का होगा, एक सिलिंड्रिकल आकार का होगा। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि ये वायर में जो मटेरियल होता है जैसे कि एल्यूमिनियम या कॉपर या सिल्वर। अब बोलिए सर अपना घर का वायरिंग हम सिल्वर से कराएंगे, तो पता चला घर बनाने में लग गया 10 लाख रुपया और वायरिंग करने में लग गया 50 लाख रुपया। बट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, बट हम लोग उसको वायरिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। बट नेवरदलेस वो कंडक्टर होना चाहिए। और कोई भी कंडक्टर में क्या गुण होता है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं। अब यहाँ भी एक सवाल आता है दोस्तों कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो क्या इसके साथ अगर हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा बिना बैटरी का या बिना किसी सप्लाई का? तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडम मूव करते हैं, है ना, वो रैंडम मोशन में रहते हैं। मतलब इसका जो मोशन है वो रैंडम है, किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो रैंडम मोशन के कारण ये कोई इफेक्ट पैदा नहीं कर पाते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है ना, कोई इफेक्ट नहीं होता है और नेट रिजल्ट इज ज़ीरो, जिसे करंट फ्लो नहीं करता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो सेल या बैटरी के कनेक्ट करने से क्या होता है, जो पॉजिटिव एंड होता है सेल का, जो कि हायर पोटेंशियल पर होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और सारा इलेक्ट्रॉन्स उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं। जब हम लोग इसको हाई पोटेंशियल से, एक एंड को हाई पोटेंशियल से जोड़ देंगे और दूसरे एंड को लो पोटेंशियल से जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ अ सेल या बैटरी, तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे दोस्तों, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगेंगे, जो कि पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब सारे इस बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगेंगे। करेक्ट, सारे इस बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ जाने लगेंगे। तो जब क्या इस वायर या कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और सारा इलेक्ट्रॉन्स का जो भीड़ है वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ या हायर पोटेंशियल की तरफ जाने लग रहा है, तो आपस में टक्कर होगा। जैसे आप जब गाड़ी चलता है किसी रोड पर तो क्या होता है कि आप आराम से चला लेते हैं बिना आगे पीछे दाएं बाएं देखकर? नहीं, क्योंकि जो आगे पीछे दाएं बाएं आपके जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, वो आपके गाड़ी के लिए रुकावट है, आपका गाड़ी भी दूसरे गाड़ी जो नेबरिंग जो व्हीकल्स है उसके लिए रुकावट है। तो उसी रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। बिकॉज रेजिस्टेंस का जो डिक्शनरी मतलब है या रेजिस्टेंस का जो एक्चुअल मतलब है वो क्या होता है, रुकावट होता है। तो कौन किसके लिए रुकावट पैदा कर रहा है? हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन के लिए एक रुकावट पैदा कर रहा है, और इसी रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी रुकावट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इसी रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। कौन ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस? बाय सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो सराउंडिंग अगल बगल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अगल बगल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करते हैं, एक तरह का रुकावट पैदा करते हैं। क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया बात कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। जब करंट फ्लो करता है किसी वायर या कंडक्टर के थ्रू ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स, तो सारे इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगते हैं, और जब सारे अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स जब हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन के लिए एक रुकावट पैदा करता है। इसी रुकावट को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। करेक्ट, चलिए अब समझते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो पहला जो फैक्टर है दोस्तों वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला फैक्टर क्या है, लेंथ
ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ वायर, ये है पहला फैक्टर। अब वायर का लेंथ को अगर हम चेंज करते हैं तो कैसे रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। मान लीजिए इस वायर को हम लोग इधर पुल कर रहे हैं और पुल करके इस वायर को हम लोग इसका लेंथ को बढ़ा देते हैं, लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा। सोचिए कि आपको 6 किलोमीटर का दूरी तक जाना था, तो आपने स्टार्ट किया एक पॉइंट से और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और उस 6 किलोमीटर का डिस्टेंस को जब आपने कवर किया तो आपने बहुत सारे रुकावट को फेस किया। अब आपको 6 किलोमीटर की जगह पर 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आपको ज़्यादा रुकावट फेस करना पड़ेगा दोस्तों, या कम रुकावट फेस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जब आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, ज़्यादा लेंथ ट्रैवल करेंगे, तो आपको ज़्यादा रुकावट फेस करना पड़ेगा। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो हाउ रेजिस्टेंस इज related to length, so R, that is resistance, is directly proportional to L, that is length of the conductor। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है, that factor is area of cross section, area of cross section of conductor। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, उस पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, लेट्स सी। तो देखिए ये जो है, ये दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करेक्ट। अब सिंपल सोचिए, अगर इस वायर या कंडक्टर को हम लोग पुल करते हैं तो ये वायर या कंडक्टर तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब ये लंबा होगा दोस्तों तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, लंबा तो ये हो गया, बट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोपोर्शनली घट जाएगा। ठीक है, जब कोई चीज लंबा होता है तब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कम हो जाता है, उतना ही टाइम्स कम हो जाता है। मतलब अगर आपने लेंथ को डबल किया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा, बिकॉज द वॉल्यूम शुड रिमेन सेम। वॉल्यूम उसका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो आपने जब इस वायर को या इस कंडक्टर को पुल किया तो उसका लेंथ इंक्रीज हुआ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आपने मुसीबत और बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आपने इलेक्ट्रॉन्स को कहा कि भाई अब आपको ज्यादा ट्रैवल करना है, और आपको ट्रैवल करने का जगह भी हम कम दे रहे हैं, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो और ज्यादा टक्कर होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए रुकावट और आसपास के इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ जाएगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लेंथ के बढ़ने से क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ गया। सो वी कैन से कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा कंडक्टर का। और दूसरी बात है, ये दो फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया अभी दोस्तों, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही साथ है। मतलब आप सोचिए ना, किसी वायर को आप टान के लंबा कर रहे हैं, खींच के लंबा कर रहे हैं, तो क्या वो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेगा भाई अभी तुम रुको, पहले हम लेंथ बढ़ जाए उसके बाद हम चेंज होंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। जब आप उसको टान के लंबा करेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने लगेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, दोनों फैक्टर एक साथ साइमल्टेनियसली एक फैक्टर का काम करेगा। ठीक है, तो लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने से एरिया क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। थर्ड फैक्टर क्या है, सोचिए कि आपके पास एक वायर है और एक कंडक्टर है, या एक कंडक्टर है। जैसे मान लीजिए ये एक वायर हो गया या कंडक्टर हो गया जो कि एल्यूमिनियम का है। ठीक है, दिस इज एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, और दूसरा एक वायर या कंडक्टर है, उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ सेम है, सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट ये कॉपर का है। ठीक है, इसका लेंथ अगर L है, इसका भी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा? मतलब एक एल्यूमिनियम का वायर है और एक कॉपर का वायर है, दोनों का रेजिस्टेंस क्या सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वायर या रेजिस्टेंस का जो गुण है वो उस मटेरियल पर भी तो डिपेंड करेगा कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर मान लीजिए कि दो इंडिविजुअल हैं, दोनों सेम घर से सेम कपड़ा पहनकर सेम हाइट लेंथ बॉडी का है और वो लोग धूप में बाहर निकले, तो क्या उनका धूप जो टॉलरेट करने का कैपेसिटी होगा, धूप को रेजिस्ट करने का कैपेसिटी होगा, दोनों का क्या सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा। दो इंडिविजुअल का धूप सहने का कैपेसिटी अलग अलग होगा, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन उनका इम्यून सिस्टम कैसा है, उनका बॉडी का अदर पार्ट्स कैसे फंक्शन करता है, मतलब उस मटेरियल पर उस इंडिविजुअल का कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक शो होगा। उसी तरह से एक वायर एल्यूमिनियम का है और एक वायर कॉपर का है, तो इस एक कॉपर का कुछ तो प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये एल्यूमिनियम का कुछ तो प्रॉपर्टी दिखाएगा, हालांकि उनका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज, जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ द कंडक्टर, या नेचर ऑफ, इट्स बेटर टू से नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ, उसका क्या नेचर है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो तीन फैक्टर्स जो हैं वो कंडक्टर का जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वन इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए इन तीनों फैक्टर्स को कनेक्ट कैसे करते हैं मैथमेटिकली। आर दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हम लोग इन दोनों फैक्टर को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाएंगे दोस्तों, तो यहां पर हमें एक इक्वल टू लाना पड़ेगा, राइट? तो यहां एक इक्वल टू लाते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज रो, सो रो L बाई A। सो द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस connecting length and area of cross section of the conductor is R is equal to rho L by A, जहां पे रो क्या है? रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो क्या हो गया? रो को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, करेक्ट? रो हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब सवाल ये आता है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है? रेजिस्टिविटी क्या रेजिस्टेंस है? अब एक चीज देखिए, ये जो रेजिस्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करता है? दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और ये रेजिस्टिविटी है क्या बेसिकली? तो आप सोचिए कि अगर आपने एक कंडक्टर कंसिडर किया जिसका लेंथ 1 मीटर है, लेंथ कितना है एक कंडक्टर का? मान लेते हैं 1 मीटर, लेट मान लिए लेंथ है 1 मीटर, एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। सपोज अगर ये कंडीशन है कि कंडक्टर या वायर है, इसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो फिर R और रो विल बी इक्वल, करेक्ट? दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर एक कंडक्टर यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी के हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस को ही हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? अगर आपको रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आता है दोस्तों, तो कैसे डिफाइन करेंगे एग्जाम में? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा रेजिस्टेंस इंटू एरिया। क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। सो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। एरिया का क्या हो जाएगा? एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होगा? लेंथ का हो जाएगा मीटर। सो 1 मीटर और मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कैंसिल, सो रेजिस्टिविटी का यूनिट आ जाएगा ओम मीटर। क्या आ जाएगा? ओम मीटर। दिस इज ओम मीटर। ठीक है, बात समझ में आया? तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में अंतर समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक वायर है या कंडक्टर है, ये मार्कर को एक वायर या कंडक्टर मानेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस होगा पूरा रेजिस्टेंस, अब यूनिट लेंथ इसका कंसीडर कर रहे हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर यूनिट रख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज द रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है? मतलब यूनिट लेंथ
और यूनिट क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसा कीजिए कि अगर इसके हम इसको इस वायर को काट के इसका लेंथ 1 मीटर ले लिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी कम कर करके 1 मीटर स्क्वायर में क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए, उस पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, अब जितना लंबा वायर लेते जाएंगे रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होते जाएगा, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम एक रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसका एक और नाम भी होता है दोस्तों, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या नाम है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको कहते हैं। सो 3 फैक्टर जो हम लोगों ने देखा जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो कंडक्टर का फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एक और फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो कि कंडक्टर का फैक्टर नहीं है, वो फैक्टर बाहर से आता है, दैट फैक्टर इज टेम्परेचर। वो फैक्टर कौन है, वो फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, इसको समझते हैं। टेम्परेचर, सो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड होगा, तो इसके लिए आप इस चीज को देखिए। अगर हम लोग इस वायर या कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यहां हीट करते हैं या ये हीट होता है, तो क्या होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स का वो बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स का जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जब आपके पास एनर्जी आ जाता है तो हम लोग छटपटाने लगते हैं। आपके पास पैसा का एनर्जी आ गया, पावर का एनर्जी आ गया, तो लोग छटपटाने लगते हैं। और जब छटपटाते हैं तो जीवन में क्या होता है, कोलिजन होता है, टक्कर होता है। तो जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, तो ज्यादा कोलिजन होगा। ज्यादा कोलिजन होगा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कि और कोलिजन होगा तो फिर टेम्परेचर फिर बढ़ने लगेगा, उससे और रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो किसी वायर या कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का रैंडमनेस बढ़ जाएगा और वो ज्यादा टकराने लगेगा, ज्यादा रुकावट पैदा करने लगेगा। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस जो है ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हम लोग आगे अब देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड तो किया, बट वो डिपेंड कैसे किया इस पर बात करेंगे, कि लीनियरली डिपेंड कर रहा है या डायरेक्टली तो डिपेंड किया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा इसको देखने के लिए आप इस इक्वेशन को देखिए। तो कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस इज द फॉर्मूला या रिलेशन है, जहां पर आर टी क्या डिनोट कर रहा है दोस्तों, आर टी डिनोट कर रहा है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। R0 क्या डिनोट कर रहा है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ जो आएगा वो कैसा दिखेगा, इधर मान लेते हैं हम लोग ले लिए रेजिस्टेंस और इधर मान लीजिए ले लिए हम लोग टेम्परेचर। ठीक है, अब मान लीजिए कि टेम्परेचर इनिशियली इधर टेम्परेचर हो गया, इधर हो गया टेम्परेचर और इधर हो गया रेजिस्टेंस, इधर हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर को 0 पे रख रहे हैं, टेम्परेचर को 0 पे रख रहे हैं, तब भी रेजिस्टेंस 0 नहीं है, बिकॉज टेम्परेचर अगर 0 है उस समय रेजिस्टेंस जो है वो R0 है। तो टेम्परेचर 0 बट रेजिस्टेंस इज नॉट 0, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ते चला जाएगा। सो स्ट्रेट लाइन एक आएगा,
इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। अब इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, तो आप देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म इक्वेशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर ये m क्या बताता है, m बताता है स्लोप, m बताता है स्लोप, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखिए ग्राफ किसके किसके बीच बना, ग्राफ बना रेजिस्टेंस जो कि टेम्परेचर का पर डिपेंड करता है RT और टेम्परेचर के बीच में, है ना, और टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना। तो यहां पर इस इक्वेशन को अगर हम लिखें RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, तो यहां पर हमारा ये y हो गया, x क्या है, x हमारा डेल्टा t है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, R0 अल्फा, तो ये हो गया mx, और R0 क्या है हमारा c हो गया। सो हमारा स्लोप क्या आ रहा है, R0 इंटू अल्फा, तो इसका जो स्लोप होगा दोस्तों वो हो जाएगा R0 इंटू अल्फा, R0 इंटू अल्फा। ये याद रखना है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी कंडक्टर का, तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाएगा और उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू R0 इंटू अल्फा। सो अगर आपसे पूछा जाए बेसिकली कि टेम्परेचर का कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है, तो आपको बताना यह है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस पर बेसिस और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और आपने 10th के और 12th के प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए, और हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।